हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका वर्किंग रूल सीखते हैं। वर्किंग रूल जैसे दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। उसके बाद दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c3z इज इक्वल टू d2। और तीसरा इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और जिससे हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। और ये मेथड होगा गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो इस गॉस एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि दिए गए इक्वेशन को हम एक फॉर्म में लिखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैमर्स रूल का फॉर्म। और वो होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में, जहां ए हम लिखेंगे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। एक्स क्या है हमारा, वेरिएबल्स। और बी क्या है, कांस्टेंट। ठीक। ये आपको सबसे पहले, उसके बाद पहला स्टेप में ये काम कर लेना है। और इसके बाद हम इस मैट्रिक्स को लिखेंगे, इसको लिखेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में। ए यहाँ हो जाएगा हमारा वेरिएबल एक्स और यहाँ हो जाएगा हमारा कांस्टेंट वैल्यू बी। इतना लिखने के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होगा, उस सेकंड स्टेप में, या फिर हम इस मैट्रिक्स को लिख ही लेते हैं ताकि और बेटर समझ में आए। तो ये मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा क्या क्या, A1, यहाँ हो जाएगा हमारा B1 और यहाँ हो जाएगा हमारा C1। यहाँ हो जाएगा A2, B2 और ये हो जाएगा C2, A3, B3 और C3, जहाँ पर ये है, सॉरी। अब उसके बाद हम वेरिएबल को लिख लेंगे यहाँ पर x, y और z। और फिर यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू है D1, D2 और D3 को लेंगे। अब इतना करने के बाद इस दिए गए इक्वेशन का जो अगला हिस्सा होगा, ये हमारा पहला स्टेप में ये काम इतना कर लेना है। अब दूसरा स्टेप जो हमारा होगा, दूसरा स्टेप में हम ये क्या करेंगे कि दिए गए ये जो मैट्रिक्स है उसको हम एगुमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। एगुमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे, जो क्या होता है, ए इस तरह से लिखते हैं और ये कांस्टेंट वैल्यू यहाँ आ जाता है। यानी कि ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। A1, B1, C1 और ये कांस्टेंट हमारा D1। उसके बाद क्या हो जाएगा, A2, B2, C2 और ये हो जाएगा D2। ये हो जाएगा A3, B3, C3 और ये हो जाएगा D3। और ये इक्वेशन हो गया एगुमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में। सबसे पहले क्या कर लेना है, ये क्रैमर्स रूल के फॉर्म में लिख लेना है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, एगुमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है, लिखने के बाद हम क्या कर लेंगे, इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेना है। जिसमें क्या करते हैं, हम इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को फॉर्म में लिखने के लिए लिखा जाए कैसे, ये हमारा जो B3 है, A3 है और A2 है, जो ये हमारा रो 1 का वैल्यू है, ये हमारा रो 2 की वैल्यू है, इसको हम लोग बोलेंगे रो 3। तो रो 1 में A1 x की वैल्यू है, B1 y की है, C1 z की है और ये D1 कांस्टेंट है। उसी हिसाब से रो 2 में हमारा A2 क्या है, x की वैल्यू, जिसको जीरो कर लेना। और रो 3 में x और y दोनों को जीरो कर लेना। और ये इतना जीरो करने के बाद चौथा स्टेप में, ये सब करने के बाद चौथा स्टेप जो हमारा होगा, उसमें हम क्या करेंगे, फिर से इस मैट्रिक्स में दिए गए डेटा को हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे।
और उस इक्वेशन के फॉर्म से हम सबसे पहले जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जेड के सहायता से फिर वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर वाई और जेड की सहायता से हम क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, और वही हमारा ये क्या हो गया, इक्वेशन की पूरे के पूरे गॉस एलिमिनेशन मेथड इक्वेशन की वैल्यू हो गया। ठीक। और इसको बेटर से समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लें। चलिए, एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 2। दूसरा है इक्वेशन हमारा x माइनस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 7। और तीसरा है हमारा 3x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 9। इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन में ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, और ये हमारा तीसरा इक्वेशन है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसको। तो हमारा सॉल्यूशन जो होगा, दिए गए मैट्रिक्स को मैंने बताया था कि आपको लिखना है ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में, यानी ए बराबर जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, ए बराबर जो हमारा मैट्रिक्स होगा 1 होगा, 3 होगा, और क्या दिक्कत हो रहा है भाई, 1 होगा, 3 होगा, और 6 होगा। यहाँ होगा 1 होगा, -4 होगा, और 2 होगा, 3 होगा, -1 होगा, और 4 होगा। इस तरह से लिख लेंगे। और यहाँ हमारा वेरिएबल एक्स वाई जेड, ये ना लिखो तो भी चलेगा, पर चूंकि पहला स्टेप है तो मैं इस फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 2, 7 और 9। इस तरह से सिक्वेशन को लिख लेना है। उसके बाद इसको पहला स्टेप कंप्लीट। अब हमें लिखना है क्या, एगुमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए, हमने लिख लिया इसको इस फॉर्म में, एगुमेंटेड मैट्रिक्स का फॉर्म में लिख लिया। तो क्या होगा, ये 1, 3, 6, और यहाँ पर इसका कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है, और ये है 1, -4, और ये 2, और ये फिर है 7, ये 3, -1, 4, और ये है 9। ये अभी भी 3/3 का ही है। ये कांस्टेंट वैल्यू आने से मैट्रिक्स का साइज नहीं बदलेगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं बदलेगा, ये बात को ध्यान रखना है। इतना करने के बाद तीसरा स्टेप जो है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होगा, इसमें हम 3 को, ये -1 को, और ये 1 को हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। और 0 करने का तरीका तो पता ही है आपको, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में पढ़े होंगे आप। तो आइए इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें। तो हमें पता है 1 को 0 करना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, R2 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं क्या, R2 माइनस R1 करके। ठीक, तो R2 माइनस R1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ ये 6 होगा, और ये वैल्यू कांस्टेंट है 2। अब R2 माइनस R1 करेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, और -4 और -3 कितना हो जाएगा, -7, और उसी हिसाब से 2 -6 कितना हो जाएगा, -4, और ये वैल्यू 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5। और सेम रो 3 को हम जैसे था वैसे उतार लेंगे, तो ये है 9। तो हमारा एक वैल्यू 0 हो गया। अब हमें दूसरा करना है, तो क्या करना है, R3 को 0 करना है, तो क्या करेंगे, R3 माइनस 3R1। देखिए इससे क्या होगा, ये वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। तो इसमें है 1, ये है 3, ये है 6, और ये वैल्यू है 2। ये है 0, ये है -7, ये है -4, और ये है 5। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और इसको जब 0 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा -10। और नेक्स्ट वैल्यू जब ये करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -14, और ये है 3 हो जाएगा। ठीक, अब 2 0 हो गया।
अब हमें -10 वाले को 0 करना है, तो क्या करेंगे हम, फिर से हम R3 में इंटरचेंज करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा क्या, R3, ध्यान रखना है कैसे करना है, मैं इसको समझाता हूँ। R3 और यहाँ है R2, हमेशा जब भी करेंगे R2 से करेंगे, जब भी हम Y वाली वैल्यू को चेंज करेंगे, दोनों को हमें माइनस करना है। और जब भी ऐसे वैल्यू हो, दोनों में से कोई वैल्यू नहीं कट रहा हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ 7 का मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कर लो, तो आसानी से 0 हो जाएगा, बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा आपको। तो ये है 1, ये है 3, ये है 6 और यहाँ कांस्टेंट वैल्यू हो गया 2, ये है 0, ये है -7, ये है -4 और ये वैल्यू है 5 और ये आ जाएगा 0, ये भी होगा आपका 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1498 और इधर आ जाएगा आपका 40, टोटल हो जाएगा 58 माइनस का, और यहाँ पर हो जाएगा आपका किस माइनस, ठीक है 50, तो ये हो जाएगा 29। ठीक, अब जब ये वैल्यू इतना कन्वर्ट हो गया, अब हम इसे एक बार फिर से देख लो क्या क्या किया गया है। सबसे पहले दिया गया इक्वेशन को मैंने एज इट इज, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने इस फॉर्म में लिखा है। उसके बाद मैं एक्स, इस फॉर्म को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया। फिर दूसरा क्या टर्म करना है, एगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, और 1, 3 और -1 को हमें क्या कर लेना है, 0 करना है, ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारा ये देखो, ये वैल्यू तीनों 0 हो गया लास्ट मैट्रिक्स के बाद। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दिए गए मैट्रिक्स को हम अब इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि फिर से इसी इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना। तो इस मैट्रिक्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या है, यहाँ पर x है, यहाँ पर +3y है, यहाँ पर +6z है, इज इक्वल टू 2 है, और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। और यहाँ x तो 0 है, यहाँ y कितना है, -7y है, यहाँ -4z है, और ये वैल्यू कितना है, 5 है, और ये इक्वेशन 5 हो गया। और यहाँ पर y भी 0 है, x भी 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, -58z इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ -29 है ना, तो -29, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 6। तो अब हमें क्या कर लेना है, आगे जब बढ़ें इसको लिखने के बाद, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6, तो क्या है, -58z इज इक्वल टू -29, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो z बराबर हमारा हो जाएगा 29/58, ये कट करके आ जाएगा 1/2, यानी z की वैल्यू हमें आ गई 1/2। अब इस z की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर इसमें रखेंगे 5 में, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 5। तो 5 में जब रखेंगे तो 5 का हमारा इक्वेशन क्या है, -7, सॉरी -7y -4z इज इक्वल टू 5। तो -7y माइनस, यहाँ है 4 और z की वैल्यू है 1/2 बराबर 5, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना है 2 से, तो कितना हो जाएगा, -7y -2 इज इक्वल टू 5। तो -7y बराबर कितना हो जाएगा, 5 + 2, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -7y इज इक्वल टू 7। तो y बराबर कितना आ गया, 7/7, ये कैंसिल आउट। तो यहाँ y बराबर क्या वैल्यू आ गया, y बराबर जो वैल्यू आएगा ये -1 आएगा, ठीक है, यहाँ -7। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें 2 वैल्यू मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन 4, और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लें हम इसको, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा, इक्वेशन पहले लिख लें, x + 3y + 6z इज इक्वल टू 2, इक्वेशन लिख लिए। अब इसके बाद x की जो वैल्यू है
निकालना है हमें। और y बराबर पीछे जो हमारा है -1 आया है, और z बराबर जो वैल्यू आया है 1/2 आया है, और इक्वल टू 2 है। तो ये कट जाएगा 3 से, तो ये हो गया x, ये हो गया -3, ये हो गया +3, और ये 0 हो जाएगा। तो x बराबर आ गया 2, y बराबर आ रहा था -1, और z बराबर आ रहा था 1/2। और यही हमारा लीनियर इक्वेशन का गॉस एलिमिनेशन मेथड से आंसर आ गया। एक बार इसे आप सही से देख लें, क्या था क्वेश्चन। यहाँ है क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले ये इक्वेशन को हमने चेंज किया क्रैमर्स रूल के हिसाब से, उसके बाद एगमेंटेड मैट्रिक्स में चेंज किया, उसके बाद ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमने रो 2 में x की वैल्यू 0 किया, उसके बाद रो 3 में x की 0 किया, उसके बाद रो 3 में y की वैल्यू 0 किया, और फिर से यहाँ पर हमने क्या किया कि वही इक्वेशन फिर से लिख लिया जहां जहां जो जो वैल्यू है। तो रो 1 में हमारा x 0 था, रो 2 में हमारा x 0 था, रो 3 में हमारा x और y दोनों 0 है। तो किससे हमें केवल ये z की वैल्यू मिल गया, तो यहाँ से हम z की वैल्यू निकाल लेंगे इस इक्वेशन की सहायता से। और यहाँ से z की वैल्यू निकालने के बाद इसका वैल्यू जो हम इक्वेशन 5 में रखेंगे, और इससे हम क्या कर लेंगे, इससे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। और y की वैल्यू हमारी ये आ गई, और उसके बाद y और z की वैल्यू इक्वेशन हम 4 में रखेंगे, और उसके बाद x की वैल्यू निकल जाएगी। और ये वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में रख करके इसमें देखिएगा, किसी भी एक इक्वेशन में रख करके देखिए, यहाँ पर जो दिया गया इक्वेशन है ये, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, जो वैल्यू है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसको थोड़ा सा हम जूम कर दें, इसे सही से देख लें।